आप लोगों का पहले अपलोड नहीं करा पाया, वरना मैं सोच तो रहा था कि पहले अपलोड करा दूं पेपर। ठीक है, हाँ जी। चलिए, ब्रेक्स की कोडिंग है, जल्दी से आंसर दो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ब्रेक्स, BRAKES, ब्रेक्स को हमने कोड किया TAG। पहले तो ये बताओ बेटा, क्या इस क्वेश्चन में आप लोगों को अपोजिट लेटर का कंसेप्ट नजर आ रहा है? ना। पोजीशन बेस्ड है? ना। कॉमन कोडिंग है? ना। ना अपोजिट, ना पोजीशन, ना कॉमन कोड। अब बच्चा फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। तो बेटा चेक करो, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड नजर आ रहा है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पैटर्न नजर आ रहा है 2 18 1 11 5 19 20 1 7 16 14 24। क्या फॉरवर्ड पैटर्न नजर आ रहा है 2 से 20 18 से 1? नहीं सर, फॉरवर्ड पैटर्न भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। रिवर्स पैटर्न नजर आ रहा है आपको? रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न नजर आ रहा है, कुछ आपको दिख रहा हो यहाँ पर रिवर्स पैटर्न में? जल्दी से चेक करो, रिवर्स, रिवर्स नहीं तो क्रॉस पैटर्न चेक करो फटाफट से, जल्दी से चेक करो फटाफट से, जल्दी से चेक करो। बड़ा ही खराब क्वेश्चन है, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स ना क्रॉस, कुछ नहीं समझ आ रहा। बड़ा ही भयानक सा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, जिसमें कोई लॉजिक हमें बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कोई लॉजिक ही बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हमें, है ना? कोई लॉजिक बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। देखो मेरे भाई, ये एक अजीब सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखना बोर्ड पर, यहाँ पे जो लॉजिक है, एक चीज देखो, देखो जो पहला लेटर है ना, वो पहले लेटर से कन्वर्ट ना होकर सेकंड लेटर में कन्वर्ट हुआ -1। जो दूसरा लेटर है वो तीसरे से ना होकर चौथे में कन्वर्ट हुआ -2। और जो तीसरा लेटर है वो इसमें कन्वर्ट हुआ -3। आप लोग देख रहे हो, -1 -2 -3। और किस तरीके से, पहला सेकंड में, ये अल्टरनेट प्रोसेस है, अल्टरनेट प्रोसेस। ठीक है मेरे भाई, अब उल्टा चलना शुरू करो, ये कन्वर्ट होगा इसमें इससे +3, और ये कन्वर्ट होगा इसके साथ +2, और ये कन्वर्ट हुआ इसमें +1। थोड़ा सा अजीब सा लॉजिक था, थोड़ा सा अजीब सा लॉजिक था, नो लॉजिक बट थोड़ा डिफरेंट सा लॉजिक हमने कुछ इस तरीके से पकड़ा, -1 -2 -3। ये लॉजिक कुछ हमें समझ आया। इसी प्रकार +1 +2, जैसे देखो +1 +2 और +3, ये लॉजिक हमें कुछ समझ आया। तो अगर हम आंसर निकालें, व्हील, WHEELS, पहला ही क्वेश्चन जिसने एग्जाम में हमें धोखा दे दिया। ये क्वेश्चन जिसने एग्जाम में हमें धोखा दिया, -1 -2 -3। तो पहला लेटर छोड़ के W-1 कितना होगा? V। दूसरा लेटर छोड़ के H-2 कितना होगा? F। तीसरा लेटर छोड़ के E-3, 5 -3 2, B। तो बेटा ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। V F B, सेकंड लेटर V होना चाहिए, सेकंड लेटर V होना चाहिए। अच्छा, फोर्थ लेटर F होना चाहिए, फोर्थ लेटर F होना चाहिए, फोर्थ लेटर F होना चाहिए, फोर्थ लेटर F होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शैलेंद्र ने, हिमांशु ने, हाँ जी, ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा नहीं सॉल्व कर पाया था, तो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, ना कोई सॉल्व कर पाता। तो थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था, और इस लॉजिक को ध्यान से देख लो बेटा, ये क्या है? अजीब सा क्वेश्चन। -1 -2 -3 अल्टरनेट प्रोसेस में थे। ठीक है मेरे भाई, फिर यहाँ से हम करेंगे +1 +2 और +3, लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन ने हमारा मूड खराब कर दिया। ठीक है, हाँ जी, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ जाता है बेटा, डॉन को कोट किया 345 से, 345। ठीक है, डॉन जिसको पकड़ना, हाँ जिसको पकड़ना, डॉन को कोट किया 345 से, डॉन इज कोडेड एज 345। अच्छा, ROAM, रोम इज कोडेड एज 6412। तो रैंडम देखो, पहले क्वेश्चन ने हमारा मूड स्टार्ट किया था, लेकिन हो सकता है दूसरा क्वेश्चन हमारा मूड अच्छा कर दे, दूसरा क्वेश्चन हमारा मूड अच्छा कर दे। मेरे भाई ये क्वेश्चन नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, नंबर कोडिंग में भी टाइप नहीं, टाइप 2 पैटर्न है। टाइप 2 देखो कुछ नहीं सर, ये तो कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, सीधा सीधा जिसके नीचे जो है वही उसका कोड है। तो बेटा R के नीचे क्या है? 6, A के नीचे क्या है? 1, N के नीचे क्या है? 5, D के नीचे क्या है? 3, O के नीचे क्या है? 4, और M के नीचे क्या है? 2। तो बेटा ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, जिसके नीचे जो है वही उसका कोड है, 615342, 615342, है ना मेरे दोस्त? हाँ जी, तो ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन था। मतलब जितना टाइम हमारा पहले क्वेश्चन ने वेस्ट किया, उतना ही टाइम हमारा सेकंड क्वेश्चन ने बचा लिया, है ना? सेकंड क्वेश्चन ने हमारा टाइम सेव कर लिया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, है ना? ये जो मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं बेटा, मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं सर? कंपैरिजन मेथड से। लेफ्ट हैंड साइड में जितने वर्ड कॉमन होंगे, राइट हैंड साइड में उतने ही उनके कोडेड वर्ड होंगे। ठीक है ना मेरे भाई? हाँ जी, ऑल स्टूडेंट स्टडी इज कोडेड एज स्टडी योर बुक, ऑल स्टूडेंट स्टडी स्टडी योर बुक। देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में स्टडी स्टडी कॉमन है, स्टडी स्टडी कॉमन है, तो राइट हैंड साइड पे भी एक वर्ड कॉमन होगा, और वो वर्ड पता है क्या कॉमन है? WVA WVA। तो बेटा स्टडी की कोडिंग WVA हो गई। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें सेकंड और थर्ड को, तो बेटा योर एंड योर कॉमन है, योर एंड योर, तो राइट हैंड साइड पे भी एक वर्ड कॉमन होगा, पता है कौन सा वर्ड कॉमन है? JVA JVA। तो मेरे भाई ये जो वर्ड यहाँ पे बचा बुक, ये जो बुक बचा, ये किसके लिए बचा? स्टडी की कोडिंग होगी WBA, योर की कोडिंग होगी JBA। तो बुक किसके लिए बचा? HBA। तो व्हाट इज द कोड फॉर बुक? HBA। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, HBA। ये तो क्वेश्चन बेटा ऐसे ही हो जाएंगे। हाँ, कॉमन कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं मिक्स कोडिंग में, तो हमें कंपैरिजन मेथड यूज करना होता है। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आइए। दिए गए शब्द स्प्लेंडर में कॉन्सोनेंट को वर्णमाला में पिछले अक्षर से, कॉन्सोनेंट में देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझो। एक स्प्लेंडर वर्ड है, इसमें पता है क्या करना है? कॉन्सोनेंट को तो वर्णमाला क्रम में पिछले अक्षर से, और वॉवेल को वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। कॉन्सोनेंट को पिछले, यानी कि कॉन्सोनेंट में -1, वॉवेल में +1। कॉन्सोनेंट में -1, देखो वर्ड है हमारे पास स्प्लेंडर, कॉन्सोनेंट में तो करना है हमें -1 और वॉवेल्स में करना है +1। कॉन्सोनेंट में -1 और वॉवेल में करना है +1। तो ये क्या आ गया? तो हमसे क्या पूछना चाहते हैं? फिर सभी अक्षर को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाता है, तो निम्न में कौन से बाएं छोर से पांचवां अक्षर होगा? बाएं छोर से पांचवां अक्षर होगा। तो मेरे भाई आपको हर एक में -1 +1 करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस सीक्वेंस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर दो, जो दे रखा है ना उसी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर दो। अगर हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करें तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा? डी। सबसे पहले डी आएगा, डी के बाद क्या आएगा? ई आएगा। अब ई के बाद क्या आएगा? ई के बाद आएगा एल, एल के बाद 12, 12 के बाद क्या आएगा? 14, 14 के बाद क्या आएगा? 15। ठीक है मेरे भाई, ओके।
ई प्लस वन हो जाएगा एफ, तो बेटा एफ इससे आगे नहीं निकल सकता, ओ प्लस वन हो जाएगा पी, और आर माइनस वन हो जाएगा क्यू। अच्छा पी, ओके ओके, एक्चुअली हमें चेंजेस करने पड़ेंगे यहाँ पे, पहले हम चेंज कर ही लेते हैं फटाफट से। तो आर ओ के चेंज करने पड़ेंगे बेटा, है ना, क्योंकि हम रीअरेंजमेंट में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। एम सी पी क्यू, इसको रीअरेंज करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या आएगा सी, सी के बाद क्या आएगा एफ, एफ के बाद क्या आएगा बेटा के के बाद क्या आएगा ओ के बाद क्या आएगा, नहीं के बाद आएगा एम, एम के बाद आएगा ओ, ठीक है, फिर पी क्यू आर। तो हमें पूछा क्या है, बाएं छोर से पांचवां अक्षर क्या होगा, बाएं छोर से पांचवां अक्षर ओ होगा, बाएं छोर से पांचवां अक्षर ओ होगा। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो कभी कभी एग्जाम में ना कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी एग्जाम में कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आप लैंग्वेज को थोड़ा सा जल्दी पढ़ोगे और उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस सीरीज को हमें फिल करना है, ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, याद करो तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बेटा, याद है ना आप लोगों को, ऐसा क्वेश्चन शायद आप पहले भी बना चुके हैं। याद आया, पी क्यू क्यू 1p 2q 3r, है ना, 1p 2q 3r, फिर 2p 3q 4r, ठीक है, फिर 3p, यहाँ फंस गए, प्रिंटिंग मिस्टेक, क्वेश्चन में है प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, यहाँ पर एक और क्यू आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, 3p 4q 5r, 2p 3q 4r, 2 1p, तो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए कोई क्यू डबल आर पी क्यू आर, क्यू डबल आर पी क्यू आर, क्यू डबल आर पी क्यू आर, क्वेश्चन नंबर 6। ओहो, वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या लिखा है, जितने की वर्डमाला क्रम में होते हैं, और आप क्रम का मतलब जानते हो, है ना, क्रम का मतलब समझते हो ना, जितने की वर्डमाला क्रम में होते हैं, जितने की वर्डमाला क्रम में होते हैं, तो बेटा क्रम के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन यहाँ पर भी गलती कर दी है इन्होंने, अगर हम इंग्लिश में बात करें विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन इन द वर्ड एज द इंग्लिश एज द अल्फाबेट, यहाँ पर बेटा ऑर्डर का यूज नहीं किया, तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश बेटा काउंटिंग हमारी दोनों साइड से होगी, और हिंदी के हिसाब से काउंटिंग सिर्फ एक तरफ से होगी। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक है, ये करेक्शन नहीं कर पाए हैं बच्चे, है ना, आज के पेपर में कैसे मिस्टेक देने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि पेपर में मिस्टेक देने लगे, क्योंकि किसी भी आज चलो आउट ऑफ स्टेशन गए तो थोड़ी सी एरर बच्चों ने कर दी है पेपर में। तो बेटा हिंदी के हिसाब से काउंटिंग एक तरफ से होगी, इंग्लिश के हिसाब से काउंटिंग दोनों साइड से होगी। तो पहले हम करते हैं काउंटिंग लेफ्ट से राइट, 16 18 21 4 5 14 20, ठीक है मेरे भाई। 16 17 18 19 20 21 22, 18 19 20 21 से तो बनेगा नहीं, 4 5 और रिवर्स आ जाओ, 20 से बनेगा नहीं, 14 15 16 17 18, 14 का 18 से बन गया, 5 6 7 8 9, 4 5 6 7, 21 का बनेगा नहीं, कितने पेयर है बेटा 2। आप 2 पे टिक करोगे क्योंकि आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दोनों दोनों साइड से, आप इसको भूल जाओ, ये क्रम वर्ड हटा दो जितने की अंग्रेजी वर्डमाला में होते हैं, तो आप काउंटिंग दोनों साइड से करोगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन नंबर 7। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, रॉन्ग नंबर सीरीज का, हमें एक रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा रॉन्ग नंबर है, जल्दी से आइडेंटिफाई करो बेटा, रॉन्ग नंबर कौन सा है फटाफट से, थोड़ा सा मौका है आपके पास, जल्दी से आंसर दो फटाफट। देखते हैं वो पहले 5 स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर देंगे उनका नाम क्या है। हाँ जी, हाँ जी, कुमार जतिन आलोक शैलेंद्र सिद्धांशु प्रमोद अंकित, वेरी गुड जॉब वैभव, शाबाश। तो बेटा ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, डबल प्लस वन है, ये भी सर डबल प्लस वन है, ये भी सर डबल प्लस वन है, ये भी सर डबल प्लस वन नहीं है, तो बस भाई साहब 189 में दिक्कत है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 11 दूनी 22 और 23, 23 दूनी 40 और 47, 47 दूनी 94 95, लेकिन फिर आगे बेटा डबल प्लस वन नहीं है, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ओहो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से। बेटा क्लास का टाइम तो डेली फिक्स है ना, 4 बजे से हमारी क्लास होती है, क्लास का टाइम तो डेली फिक्स है, है ना। हाँ जी, क्लास का टाइम कैसे डाले पहले, वो तो डेली हमारी 4 बजे से क्लास होती है, उस टाइमिंग पे हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो टाइम तो फिक्स है। जल्दी से आंसर दो बेटा, 4 6 2 5 7 9। हम्म फटाफट से हमारे क्वेश्चन का आंसर तो 4 6 से 7। सोचो बेटा 4 और 6 का यूज करके 7 कैसे बना सकते हैं, 4 और 6 का यूज करके 7 सर, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन, इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर, क्या क्या लॉजिक होते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर। तो मेरे भाई 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36, 16 प्लस 36 कितना हो गया 52, क्या 52 से 7 का कोई रिलेशन है, क्या 52 से 7 का कोई रिलेशन है, हाँ 2 5 11, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 4 और 25 29, क्या सॉरी 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 4 और 25 29, क्या 29 से बेटा 11 का कोई रिलेशन है, अरे सर 5 और 2 कितना होता है 7, 9 और 2 कितना होता है 11, अरे सर हो गया काम, 8 8 टू 64, 2 दूनी 4 64, और 4 कितना होता है 68, 64 और 4 68, 8 और 6 14, तो आगे बेटा 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 81 प्लस 49 130, आपस में ऐड कर दो तो 1 प्लस 3 4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था। देखो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए, 8 8 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्होंने हमारा टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, एक तो ये भी क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टाइम आपका एग्जाम में खा सकता था, है ना, दूसरा क्वेश्चन ये वाला था सबसे पहला वाला, ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्जाम में आपका टाइम खा जाता, समझ रहे हो। हाँ जी, बाकी तो देखो क्वेश्चन बड़े इजी थे, देखते देखते ही सॉल्व हो गए, सिर्फ 2 क्वेश्चन थे थोड़े से टाइम टेकन जो हमारे लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो, 12 37 112, है ना। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं अगली बार से ये कोशिश करूंगा कि एक दिन पहले आपके पास साइट पहुंचे, मतलब एक दिन पहले नहीं, कुछ देर पहले, जो भी है कोशिश यही करेंगे। हम्म, तो क्या कोई रिलेशन है बेटा, यहाँ पर हम अक्सर डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक ही लगाते हैं, हमेशा डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन अक्सर, तो नंबर का डिफरेंस ज्यादा है तो मल्टीप्लिकेशन करें, 12 तिया 36, 36 और 1 37 इंटू 3 प्लस 1, और 37 तिया कितने होते हैं 111, 111, 111 प्लस 1 112, ओके, तो 15 तिया 45 और 1 46, 46 तिया 138 और 1 139, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया।
इंटू 3+1 इंटू 3+1, तो ये भी नॉर्मल इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम टेकन क्वेश्चन था नहीं हमारे लिए। ओहो, ये तो बेटा कोडेड इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, यदि प्लस चिन्ह को डिवाइड से बदल दें और संख्या 2 और 6 को आपस में बदल दें तो कौन सा समीकरण सही होगा। तो मेरे भाई हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इक्वेशन को हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करें, मतलब ना के बराबर पेन यूज करें। प्लस का मतलब डिवाइड है, डिवाइड का मतलब प्लस है, और 6 की जगह 2 है और 2 की जगह 6 है। तो मेरे भाई 8/2 कितना होता है, 4, 4 और 6 होता है 10, ऑप्शन ही हो गया गलत। प्लस की जगह डिवाइड है, डिवाइड की जगह प्लस है, 2 की जगह 6 है, 6 की जगह 2 है। तो मेरे भाई 6/8 तो कोई डिवाइड होगा ही नहीं, कंप्लीट डिवीजन। प्लस की जगह डिवाइड है, डिवाइड की जगह प्लस है, और यहाँ पे दोनों में 2 2 है तो 6 6 हो जाएगा। तो बेटा 6/8 तो होता ही नहीं है डिवीजन, तो बस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ये डिवाइड है और ये प्लस है। 6/2 3, 3 और 8 11, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बेटा पहले 10 क्वेश्चन में सिर्फ ये 2 क्वेश्चन थे जो थोड़े से टाइम टेकन प्रोसेस पे थे, लेकिन बाकी का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था, तीनों थे। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 11। ओहो, एक ही डाइस की 3 अलग-अलग स्थिति दी गई है और हमें बताना है कि 4 के विपरीत फलक कौन सी है, 4 के विपरीत। तो हम किसी भी दो फिगर को लेकर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी 2 फिगर छांट लो, ऐसी 2 फिगर ले लो जिसमें एक नंबर कॉमन हो, ताकि हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सकें, जैसे कि इन दोनों में 1 1 कॉमन है। तो बेटा 1 और 1 को ऊपर नीचे लिखो, फिर 1 से क्लॉकवाइज 1 4 6 1 4 6, सेकंड फिगर में 1 से क्लॉकवाइज 1 5 2 1 5 2। तो मेरे भाई 4 के अपोजिट क्या आ गया, 5, 4 के अपोजिट 5 आ गया, 4 के अपोजिट 5 आ गया, एंड अपोजिट टू 1 जो नंबर बच गया 3। वन कॉमन ट्रिक से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज 12? ओके, क्लॉक का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। पहले तो ये बताओ ये कौन सा टाइप का एरर है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, कौन सी एरर है ये क्लॉक में? हम्म, कौन सी एरर है ये बताओ बेटा जल्दी से। हाँ जी, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 है। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ओवरटेक द आवर हैंड एट इंटरवल 66 मिनट। आपको पता है ना, दोनों सुइयों के मिलने का जो स्टैंडर्ड समय होता है वो होता है 65 से 5/11। अब जो भी टाइम दोनों सुइयों के मिलने का दे रखा है उसको घटाकर उसी से भाग कर दो, मल्टीप्लाई कर दो जितनी देर में पूछना चाह रहा है। तो हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लॉस, तो पूरे एक हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लॉस इन अ डे, हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लॉस इन अ डे, इन अ डे पूरे दिन में, पूरा दिन मतलब एक दिन में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा 24 आवर्स से, मल्टीप्लाई कर दो 24 आवर्स से। ठीक है मेरे भाई। 11वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी बेटा, वन कॉमन ट्रिक का यूज किया। देखो कोई भी 2 ऐसे फिगर छाटो जिसमें एक नंबर कॉमन हो, तो ये इन दोनों फिगर में एक नंबर कॉमन है। एक का मतलब ये नहीं एक, एक का मतलब कोई भी एक नंबर कॉमन हो, चाहे 6 6 कॉमन होता। कॉमन नंबर्स को ऊपर नीचे नोट डाउन करते हैं, देन कॉमन से क्लॉकवाइज 1 4 6 1 4 6 1 5 2 1 5 2, और जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे आते हैं वही डाइस में एक दूसरे के विपरीत संख्याएं होती हैं। तो बेटा दोनों सुइयों के मिलने का समय होता है 65 से 5/11, जो समय दे रखा है दोनों सुइयों के मिलने का 66 मिनट, उसको इसमें से घटा के इसी से भाग कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 24 घंटे से, क्योंकि हमसे पूछा 24 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी। अब बेटा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। पहली बात तो है कि घड़ी हमारी लॉस होगी, क्योंकि अगर दोनों सुइयों के मिलने का समय इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा, तो घड़ी हमारी सुस्त होती है। तो गेन वाले ऑप्शन तो हटा दो बेटा, गेन वाले ऑप्शन तो हटा दो। ठीक है मेरे भाई। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करोगे, माइनस कॉमन लिया तो 66 माइनस 65 से ही 5/11 डिवाइडेड बाई 66 गुणा 24। अब बेटा वैल्यूज है मिनट्स में, वैल्यूज मिनट्स में है तो इसको घंटे को मिनट में बदल लो, घंटे को मिनट में बदल लो। ठीक है, अच्छा ये कितना आ गया, 66 में से 65 गया बेटा, एक बचा। अब एक बचा, अब एक में से 5/11 भी माइनस होगा। ठीक है मेरे भाई, 24 गुणा 60, ये कितना आ गया 11 माइनस 5 6/11 इंटू 66 गुणा 24 गुणा 60। अब मेरे भाई माइनस करो, 6 एकम 6 6 एकम 6। ठीक है, 11 बार कट गया। अब 121 तो बेटा नीचे दोनों में है, 121 तो नीचे दोनों में है और 11 बार भाग जा रहा है दोनों से, 11 बार भाग जा रहा है दोनों से, बस ये फर्क है कि 117 बचेगा या 109 बचेगा हमारे पास। अब मेरे भाई देखो यहाँ पर जो ना जीरो है, जीरो जीरो का मतलब ये है यहाँ पे जो भी नंबर बचेगा उसमें पीछे जीरो बनेगा। अब देखो पीछे जीरो कितना बन सकता है, 111 इंटू 121 इंटू 11 करके प्लस 109 जोड़ने पे, या 121 इंटू 11 करके 117 जोड़ने पे। सर ऑब्वियसली बात है 9 और 1 10 बनेगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो एग्जाम में ये अप्रोच होती है कि ऑप्शंस तक कैसे पहुंचा जाए। ऐसा नहीं कि हम एग्जाम में परफेक्ट कैलकुलेशन करके आने वाले हैं, एग्जाम में बस हमें ऑप्शन तक पहुंचना है मेरे दोस्त, और एग्जाम में बस हमें ऑप्शंस तक पहुंचना है, ऑप्शंस तक। ठीक है मेरे भाई, कहां तक पहुंचना है, ऑप्शंस तक पहुंचना है। तो ऑप्शंस तक भले ही अब ये ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ क्यों ना हो, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो मेरे भाई, एक भाई साहब कह रहे हैं सर 11 नंबर क्वेश्चन को पहले और तीसरे फिगर से अगर किया जाए क्वेश्चन सॉल्व तो हमारा आंसर नहीं आएगा। मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर हम पहले और तीसरे फिगर को छांटते हैं तो पहले और तीसरे फिगर में बेटा वन कॉमन ट्रिक काम नहीं करेगी। इन दोनों फिगर में वन कॉमन ट्रिक काम नहीं करेगी, यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक काम करेगी, क्योंकि दो नंबर कॉमन है, 2 5 2 5। और टू कॉमन ट्रिक ये कहती है कि कॉमन नंबर्स को हटा दो, जो नंबर बच गए वो एक दूसरे के विपरीत है। तो पहले और तीसरे फिगर से हमें सिर्फ ये पता चला कि 1 के अपोजिट 3 है, 3 के अपोजिट 1, बाकी हमें कुछ नहीं पता चला। तो इसीलिए हम जब डाइस की 2 से ज्यादा पिक्चर दी जाती है, इसीलिए हम वो 2 पिक्चर छांटते हैं जिसमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो, ताकि हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सके, क्योंकि वन कॉमन ट्रिक हमें सारे आंसर देती है, टू कॉमन ट्रिक हमें सारे आंसर नहीं देती। इस वजह से हमने पहली और तीसरे फिगर को सेलेक्ट नहीं किया था। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। और ये क्वेश्चन बेटा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन का है। दोनों सुइयों के मिलने का समय होता है 65 से 5/11, जो भी समय हमारे क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का दे रखा है उसको घटा के उसी से भाग कर दो बस। लेकिन हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं निकाली है। ठीक है। बताओ इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस पिक्चर, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस पिक्चर। इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से बताओ बेटा, इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं। जल्दी से बताओ बेटा, इस फिगर में देखो, ये वो वाली फिगर नहीं है बेटा, एक तो फिगर ये वाली होती है, ये वाली जिसमें एक पॉइंट से लाइन खींची जाती है, और इसमें त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं हम, कैसे काउंट करते हैं सर, इंडिविजुअल ट्रायंगल्स की नंबरिंग कर लो और इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4, तो हमारा आंसर आ गया 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। लेकिन ये जो पिक्चर है ये थोड़ी सी अलग है, ये पिक्चर थोड़ी सी अलग है मेरे भाई। ये पिक्चर थोड़ी सी अलग है मेरे दोस्त। यहाँ पर हमने क्या किया है, इस वाले पॉइंट को ना
इस बीच वाले पॉइंट को, जैसे ये जो पॉइंट है ना, ये इसको ऊपर उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया हमने, इस पॉइंट को यहाँ ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो देखो यही वाली पिक्चर बनके तैयार होगी। कैसे? एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, हमने ए इसको बी पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, ए को बी पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, तो ये फिगर ये बन गई, ये फिगर ये बन गई मेरे भाई। तो बेटा इसमें पता है कितने ट्रायंगल्स की कमी हो गई? डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर देखो 10 से तो कम होगा। यहाँ पर ये जो बड़ा ट्रायंगल था ना, ये वाला, इस ट्रायंगल की कमी हो गई। लेकिन आप कहोगे सर अगर ये ट्रायंगल कम हुआ है ना, अगर ये ट्रायंगल कम हुआ है तो एक और ट्रायंगल ये एक्स्ट्रा बन गया ना, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल तो एक्स्ट्रा बन गया, एक कम हुआ एक बन गया, है ना, एक कम हुआ एक बन गया। अब आप कहोगे नहीं सर नहीं, ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये वाला ट्रायंगल तो ऑलरेडी बना हुआ है और ये वाले भी है ऑलरेडी। मेरे भाई यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल आ गया, ये वाला जो ट्रायंगल है ना वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ट्रायंगल है, तो 10 और 11 हो गए। लेकिन बेटा ये दो ट्रायंगल की कमी यहाँ पे हो गई, एक तो ये वाला ट्रायंगल कम हो गया ये वाला, और दूसरा ये वाला त्रिभुज कम हो गया, ये दो त्रिभुज की कमी हुई है, ये दो त्रिभुज की कमी हुई है, इसलिए इसका आंसर होगा -2 9। चलो अब मैं आपको इंडिविजुअल काउंट कराता हूँ। इंडिविजुअल सबसे पहले एक काम करो बेटा, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के त्रिभुज काउंट करो, बोर्ड पर ध्यान से देखते रहना। देखो एक त्रिभुज ये बनेगा इससे, अच्छा दूसरा त्रिभुज ये बनेगा इससे, और तीसरा त्रिभुज ये बनेगा इससे। तो इस लाइन से 3 त्रिभुज बन गए, राइट हैंड साइड पे काउंट करते जाओ, ठीक है। अब ऐसे ही इस लाइन के त्रिभुज काउंट करो, एक त्रिभुज ये बनेगा इससे, दूसरा त्रिभुज ये बनेगा इससे, और तीसरा त्रिभुज ये बनेगा इससे, 3 त्रिभुज इसके हो गए। अब बताओ बेटा इस लाइन के कितने त्रिभुज होंगे? देखो सर एक त्रिभुज तो ये बनेगा और दूसरा त्रिभुज ये नहीं बन पाया ना, सिर्फ एक ही त्रिभुज बनेगा ये वाला, इसके एक होंगे। इस वाली लाइन के काउंट करो सर, इससे एक त्रिभुज बनेगा ये वाला, तो बेटा हाँ जी कितने त्रिभुज हो गए, और एक बनेगा एक्स्ट्रा ये वाला त्रिभुज, ये वाला एक्स्ट्रा बन गया। तो मेरे भाई 3 और 3 6 7 8 8 और 1 9। तो चाहो तो बेसिक काउंट कर लो बिल्कुल इंडिविजुअल, चाहो तो ट्रिक समझो कि इसमें 10 होते हैं, इसको मैं ऊपर ले गया तो एक एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन कमी कितने की हो गई? 2 की कमी हो गई, एक ये वाला कम हो गया और एक ये वाला कम हो गया। ठीक है मेरे भाई, कमी कितने की हो गई? 2 की कमी हो गई। बड़ा वाला तो बेटा इसमें आ गया ना, इसमें जब हमने काउंट किया तो 1 2 नहीं ये तो नहीं बना, 2 ये वाला बना और तीसरा ये बड़ा वाला बना, तो इसके 3 है ना, इस 3 में सबसे बड़ा वाला आ गया। अगर आप इस अप्रोच को समझो ना तो इस अप्रोच से एक और क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखो ये वाला एक बड़ा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं इस अप्रोच से। जैसे मान लो ये क्वेश्चन होता, छोड़ो, हाँ जी ये क्वेश्चन होता, तो मेरे भाई जब हम इसको नीचे बनाते हैं तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? जब ये वाली फिगर होती तो इंडिविजुअल नंबर्स करके ऐड करते थे हम, इंडिविजुअल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सारे नंबर ऐड करते थे, 7 8 56 बटा 2, 7 8 56 56 बटा 2 कितना हो गया? 28। तो बेटा 28 त्रिभुज आते हैं, 28। ठीक है मेरे भाई, अब हमने क्या किया, यहाँ से जब ऊपर किया तो ये वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गया। अब माइनस कितने होंगे ध्यान से सुनना, देखो एक तो ये वाला माइनस हो गया, ये वाला, दूसरा ये वाला माइनस हो गया, ये वाला। ठीक है मेरे भाई, कितने माइनस हो गए? दो, दो लेफ्ट से माइनस होंगे, दो राइट से, तो 4 माइनस होंगे। तो 28 माइनस 4 24 और 1 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 25। तो अगर आप ये वाला कंसेप्ट समझो तो वो फिगर भी इजीली सॉल्व कर सकते हो, वरना बेसिक से काउंट कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, इस लाइन से देखो, इस वाली लाइन से जितनी लाइन लेफ्ट हैंड साइड पे है, एक और एक दो, और जितनी लाइन इससे राइट हैंड साइड पर है, राइट हैंड साइड पे हमने ज्यादा लाइन खींच दी। एक सेकंड एक सेकंड, ये फिगर हमने गलत बना दिया। राइट हैंड साइड पे हमने ज्यादा लाइन खींच दी। बेटा राइट हैंड साइड पे अगर कम करोगे ना तो राइट हैंड साइड पे पता है कितने कम होंगे? देखो राइट हैंड साइड पे एक तो ये वाला कम होगा, दूसरा इससे कम होगा, तीसरा इससे, तो बेटा राइट हैंड साइड पे 3 कम होंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे 2 कम होंगे, तो बेटा 5 कम होंगे इसमें, सॉरी इसमें कितने कम होंगे? इसमें 5 कम होंगे। तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 24। हमने ध्यान नहीं दिया, राइट हैंड साइड पे बेटा 3 है, राइट हैंड साइड पे 3 है, वेरी गुड जॉब, बिल्कुल सही कहा, वेल डन, गुड जॉब। देखो मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ इस कंसेप्ट का, ध्यान से देखना बोर्ड पर, एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे ये फिगर है, अगर इस फिगर में टोटल त्रिभुज पता करना है तो कैसे पता करोगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए? ये सारे नंबर ऐड कर दो अप टू 9, है ना। तो जब हम 9 तक ऐड करते हैं बेटा तो 9 90 बेटा तो 45 45। अब बेसिक जो फिगर था उसमें 45 त्रिभुज थे, ठीक है, 45 के बाद ये वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अब माइनस कितने करेंगे? तो बेटा इस वाली लाइन के जितनी लेफ्ट हैंड साइड में है वो माइनस, इस वाली लाइन के जितने राइट हैंड साइड में है वो माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है बेटा इसके? 1 2 3 4, राइट हैंड साइड में कितनी है इसके? 1 2 3, तो बेटा माइनस कितने होंगे? 7। 46 माइनस 7 कितने हो गए? 36। 36 इज द 30, हाँ सॉरी 46 में से 7 माइनस कर दो 39, ठीक है, 39 इज द राइट आंसर। लेफ्ट में बेटा 4 है, राइट में बेटा 3 है, ठीक है। तो हम ये बना सकते हैं नया कंसेप्ट से। चलिए छोड़ो, अब आपको समझ आ गया होगा ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 डायरेक्शन का क्वेश्चन है मेरे भाई, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, दिशा परीक्षण, हाँ डायरेक्शन का क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। बिंदु ए सी के 7 मीटर उत्तर में है, बिंदु ए सी के 7 मीटर उत्तर में है, बेटा ये सी है, इसके 7 मीटर उत्तर में बिंदु ए है, इसके 7 मीटर उत्तर में बिंदु ए है, ठीक है मेरे भाई। और बिंदु सी बिंदु बी के 21 मीटर पूर्व में है। जो बिंदु सी है ना, ये किसके पूर्व में है? बी के पूर्व में है, ये बी है, बी के पूर्व में बिंदु सी है 21 मीटर। बिंदु ई बिंदु एच के 7 मीटर दक्षिण में है। जो बिंदु ई है वो एच से दक्षिण में है, बेटा ना तो यहाँ पे ई है ना एच है, तो इसको अलग से बना लो। बिंदु ई इज द साउथ ऑफ एच, जहाँ पर एच है उसके साउथ में बिंदु ई है, और कितना दक्षिण में है? 7 मीटर, अलग से बना लो। दक्षिण हमेशा नीचे होता है। बिंदु एच बिंदु जी के 21 मीटर पश्चिम में है, बेटा ये किसके पश्चिम में है? जी के, तो जी इसके पूर्व में हो गया, और कितने मीटर है? 21 मीटर, 21 मीटर। बिंदु जी बिंदु बी के 14 मीटर उत्तर में है। देखो बिंदु बी से उत्तर, बिंदु बी से उत्तर जाना है तो बिंदु बी से ऊपर जाएंगे, लेकिन इस फिगर को मैं थोड़ा सा यहाँ बना लेता हूँ, ए
7 मीटर बिंदु सी और हाँ जी क्या पॉइंट है बेटा, पॉइंट पढ़ना। बिंदु जी बिंदु बी के 14 मीटर उत्तर में है, बिंदु बी के 14 मीटर उत्तर, 7 और 7 14, 14 मीटर उत्तर में कौन है, बिंदु जी है। ठीक है मेरे भाई। अब जी के पश्चिम में एच है, जी के पश्चिम में एच है कितना 21 मीटर, और 21 से ठीक 7 मीटर नीचे कौन है, 21 से ठीक 7 मीटर नीचे कौन है, एच से ठीक 7 मीटर नीचे कौन है, ई। तो इसको मैंने यहीं ऐड कर दिया, इसको मैं हटा देता हूँ। बिंदु डी बिंदु ई के 28 मीटर पूर्व में है, बिंदु डी बिंदु ई के 28 मीटर पूर्व में है, बिंदु ई का पूरा बेटा राइट हैंड साइड है और कितना 28, तो बेटा ये दूरी 21 है और ये दूरी 21 है, 21 और 21 42, तो यानी कि बेटा 21 से 7 मीटर और चल गया तो 28 मीटर तक पहुंचा, ये 7 मीटर चला क्योंकि 21 तो ऊपर है, और ये कौन है, बिंदु डी, ये है बिंदु डी। ओके। बिंदु जी और बी का मध्यस्थ बिंदु एफ है, बिंदु जी और बी का मध्यस्थ बेटा ये ठीक मध्यस्थ बिंदु है, और ये कौन है, ये है एफ, ये है एफ। बिंदु एफ के संदर्भ में बिंदु डी किस दिशा में और कितनी दूर है, तो बेटा एफ से बिंदु डी की दूरी कितनी है 7, और बेटा तीर चलाना है एफ से डी की तरफ, एफ से डी की तरफ तीर ऐसे जाएगा राइट हैंड साइड में, तो जो डी है वो एफ से पूर्व की ओर है 7 मीटर पूर्व की ओर, 7 मीटर पूर्व की ओर 7 मीटर ईस्ट। तो ये डायरेक्शन के जो क्वेश्चन है ना बेटा, आजकल अगर हम एग्जाम की बात करें तो ऐसे ही लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन तो देखो डायरेक्शन में टफ कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्शन चैप्टर ही अपने आप में इजी चैप्टर है, लेकिन करते क्या है पेपर में कि क्वेश्चन को बहुत बड़ा कर देते हैं, लेंथी कर देते हैं, क्यों, ताकि बच्चा पजल हो जाए, बच्चा कंफ्यूज हो जाए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, और कहीं वो छोटी सी गलती कर बैठे जिससे सारी मेहनत पे पानी फिर जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो लेंथी क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन हालांकि टफ नहीं होता बट लेंथी हो जाता है, टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं। इन सारी चीजों से हमें पहले से अवेयर रहना पड़ेगा। चलिए साहब, गौरव के चाचा अविवाहित है, भाई साहब गौरव के चाचा की तो शादी नहीं हुई, तो पैटर्नल अंकल ऑफ गौरव इज अनमैरिड, ये गौरव है, इसके चाचा यानी कि इसके पिता के भाई ये अनमैरिड है, इनकी शादी नहीं हुई। रानी की जो माता है वो गौरव के चाचा की, रानी की जो माता है वो गौरव के चाचा की माता से कैसे संबंधित है, हाउ इज मदर ऑफ रानी रिलेटेड टू द मदर ऑफ गौरव पैटर्नल अंकल मदर। अच्छा, रानी की जो माता है वो गौरव के चाचा की माता, गौरव के चाचा की माता से कैसे संबंधित है, गौरव के चाचा की माता से कैसे संबंधित है, कौन, रानी की माता, रानी की जो माता वो इनसे कैसे संबंधित है, यदि रानी गौरव के पिता की माता के भाई की पुत्री है, यदि रानी कौन है, गौरव के पिता की माता के भाई, सॉरी भाई की पुत्री है, ये है रानी। तो क्वेश्चन क्या है फिर से समझो, क्वेश्चन क्या है फिर से समझो, गौरव 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 के चाचा की माता से रानी का क्या संबंध है, यदि गौरव के पिता की माता के भाई की पुत्री रानी हो। तो बेटा रानी की माता, ये पूछ रहे हैं रानी की जो माता है, ये रानी की जो माता है वो गौरव के चाचा की माता से कैसे संबंधित है, तो बेटा ये इसकी कौन है, इसके बेटे की पत्नी हो गई पुत्रवधू डॉटर इन लॉ, बेटे की पत्नी हो गई पुत्रवधू डॉटर इन लॉ। तो मेरे भाई हमने पहले किसको बनाया, हमने पहले बनाया है गौरव के चाचा की माता को बनाया, हमने किसको बनाया, गौरव के चाचा की माता को बनाया, ये गौरव है के चाचा है, गौरव के चाचा की माता को हमने बनाया, ये है। और फिर हमने किसको बनाया, फिर हमने बनाया गौरव के पिता की माता के भाई की पुत्री को, तो ये गौरव है गौरव के पिता की माता के भाई की पुत्री को, भाई की पुत्री को, भाई की पुत्री को, ये थी रानी। तो हमसे ये पूछा था कि जो रानी की माँ है ये इससे कैसे संबंधित है, तो बेटा ये इसकी बहू है, डॉटर इन लॉ। आज का जो सेट है वो थोड़ा सा टाइम टेकन है, हाँ? चलिए साहब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वरना अभी तक तो बेटा हम पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होते हैं, अभी तक तो हम पूरे 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होते हैं। कुछ कार निश्चित रूप से आग नहीं है, सम कार्स आर डेफिनेटली नॉट फायर, बेटा तीनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता। ऑल फायर्स बीइंग बसेस, बेटा फायर से बस पे जाओ, अगर हम फायर से बस पे जाते हैं, बेटा तो सम फायर्स आर बस, अगर कुछ फायर बस है तो सभी फायर बस होने की संभावना है, अगर कुछ है हो सकता है सारी फायर बस हो, कुछ है सभी के होने की संभावना हो सकती है, या कुछ फायर बस है हो सकता है सारी हो, तो सभी की संभावना यहाँ पे काम करेगी। पहले इसलिए गलत है, नेगेटिव नहीं बना सकते। फिर से सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया, लेटर से नंबर पे आना है, ये लेटर है, ये भी लेटर है और ये नंबर है, तो बेटा ये सिंबल और ये सिंबल कट गया, तो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देते हैं, जबकि ये है नेगेटिव तो नेगेटिव तो गलत हो गया। अच्छा, नंबर से अल्फाबेट पर आना है, नंबर से अल्फाबेट, अब बेटा जो अल्फाबेट है वो नेगेटिव है तो अल्फाबेट वाला रिजल्ट नेगेटिव बनेगा, जबकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बन नहीं सकता, नेगेटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बन नहीं सकता, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बन सकता, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, नन फॉलोस, ऑप्शन डी नन फॉलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए संगीता ने कहा, इस आदमी के पुत्र की बहन, आदमी के पुत्र की बहन, बेटा ये आदमी है, आदमी का पुत्र, पुत्र की जो बहन है ये कौन है, ये संगीता की सास है, ये कौन है, ये संगीता की सास, यानी कि इसके बेटे की जो पत्नी है वही संगीता है। तो क्वेश्चन हम क्या पूछा है, संगीता का पति फोटोग्राफ वाले आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो बेटा जो पति है वो फोटोग्राफ वाले आदमी से, फोटोग्राफ वाले आदमी की बेटी का बेटा है, बेटी का बेटा कौन हो गया, ग्रैंडसन, बेटी का बेटा कौन हो गया, ग्रैंडसन, तो जो संगीता का पति है वो आदमी का देवता हो गया, उसकी बेटी का बेटा ग्रैंडसन। ठीक है, रैंकिंग का क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं बेटा। एक कक्षा में राजन ने 11वें स्थान पाया था, वह पास हुए लड़कों की सूची में नीचे से 31वें स्थान पे था, तीन लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और लड़का असफल रहा, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, 3 बॉयज डिडंट टेक द एग्जामिनेशन, 1 फेल्ड, और एक लड़का
इन अ क्लास राजन गॉट द 11th रैंक। बेटा राजन की जो रैंक है वो कितनी है, 11वीं है, और ही वाज 31st फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लिस्ट ऑफ पास्ट, और पास हुए छात्रों में जो राजन है वो नीचे से 31वें स्थान पर है पास हुए छात्रों में। ठीक है, 3 बॉयज डिडंट टेक द एग्जामिनेशन, 3 बच्चों ने एग्जामिनेशन नहीं दिया, एंड 1 फेल्ड, और एक फेल्ड हो गया, यानी कि टोटल 4 बच्चे और एक्स्ट्रा हैं। व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास? तो बेटा क्लास में, हाँ, तो क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं ये बताओ, तो क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? जल्दी से बताओ, तो क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? मुझे एक बात बताओ, राजन का स्थान 11वां है, ठीक है मेरे भाई, कहाँ से? ऊपर से, तो नीचे से कितना होगा सर? नीचे से कितना होगा राजन? नीचे से होगा टोटल प्लस वन, टोटल प्लस वन माइनस टॉप, तो नीचे से राजन होगा 10, टोटल में से 10वां घटा दो, है ना, जबकि नीचे से राजन आ रहा है 31वां, किसमें? पास हुए छात्रों में। ठीक है, तो अगर बेटा हम पास हुए छात्रों की बात करें तो तीन बच्चों ने परीक्षा दी नहीं है और एक बच्चा फेल हो गया, यानी कि पास हुए छात्रों की जो वैल्यू है, पास हुए छात्रों की जो वैल्यू है वो टोटल से 4 कम है। पास हुए छात्रों की वैल्यू टोटल से 4 कम है, क्योंकि 3 बच्चों ने परीक्षा दी नहीं है, एक फेल हो गया, तो बेटा पास टोटल -4 हुए हैं, पास हुआ है टोटल -4। ठीक है मेरे भाई, पास हुआ है टोटल -4, तो राजन का नीचे से स्थान है, कोई डेटा तो मिस नहीं हो गया इस क्वेश्चन में? एक सेकेंड, लेट मी चेक। ओहो, देखो डेटा मिस हो गया है मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक सेकेंड। हाँ, थोड़ा सा डेटा मिस है। इन अ क्लास ऑफ राजन गॉट द 11th रैंक इन पास्ट स्टूडेंट। एक कक्षा में राजन ने 11वां स्थान पाया है पास हुए छात्रों में, पास हुए छात्रों में, ये थोड़ा सा डेटा मिस हो गया, ये थोड़ा सा डेटा यहाँ पे मिस हो गया, वही लग रही थी कुछ गड़बड़ी। तो बेटा ये जो राजन ने 11वां स्थान पाया है ये पास हुए छात्रों में पाया है, और अगर कक्षा में आपको स्थान दिया हो, अगर कक्षा में आपका स्थान दिया हो और ये बताया ना जाए कि वो ऊपर से है या नीचे से है, तो बाई डिफॉल्ट वो जो स्थान होता है वो ऊपर से होता है। तो राजन ने ऊपर से 11वां स्थान पाया है पास हुए छात्रों में, राजन ने ऊपर से 11वां स्थान पाया है पास हुए छात्रों में, और नीचे से 31वां स्थान पाया है। एक कक्षा में राजन ने 11वां स्थान पाया और वह पास हुए लड़कों की सूची में नीचे से 31वें स्थान पर है। तो बेटा ऊपर से 11वें स्थान पर है, नीचे से 31वें स्थान पर है, टोटल कितने पास हो गए? 11 प्लस 31 माइनस 1 कितना हो गया बेटा? ये 41। तो पास हुए छात्रों की संख्या 41 है, 3 बच्चों ने पेपर नहीं दिया, एक फेल हो गए, तो 45 हो गए बेटा, 41 और 4 45, 45 इज द राइट आंसर, 45 इज द राइट आंसर, 45 इज द राइट आंसर। तो थोड़ा सा डेटा यहाँ पर मिस हो गया इस बार, जिसने भी हमारा पेपर प्रूफ रीड किया है उसने गलतियाँ कुछ ज़्यादा ही कर दी। चलिए, बच्चा क्रॉस चेक नहीं कर पाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा खिलाड़ी, क्रिकेटर और इंसान, खिलाड़ी, क्रिकेटर और इंसान, इन तीनों में क्या रिलेशन है? ऑल क्रिकेटर्स आर प्लेयर, ऑल क्रिकेटर्स आर प्लेयर। सभी क्रिकेटर प्लेयर होते हैं ना, होते कि नहीं? अबे हाँ की ना, सारे क्रिकेटर प्लेयर होते हैं, और सभी प्लेयर बेटा इंसान होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तीनों में ऑल का रिलेशन है। सारे क्रिकेटर खिलाड़ी होते हैं, सारे क्रिकेटर खिलाड़ी, और सारे खिलाड़ी इंसान होते हैं, सारे खिलाड़ी ह्यूमन बीइंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज तो बहुत लेट हो गए, आज तो बहुत लेट हो गए, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। एक तो प्रीफ नहीं किया पेपर हमारा, उसमें और करेक्शन करवा दिए बच्चों ने। ओहो, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 पजल के क्वेश्चन है, और पजल में भी फ्लोर पजल है बेटा। पजल में भी कौन सी पजल है? फ्लोर पजल है। 6 व्यक्ति हैं जो एक तल की इमारतों में रहते हैं, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग देश से है। भाई साहब अलग अलग देश से भी है, और 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, हाँ जी। 6 5 4 3 2 1। पहला पॉइंट क्या है? आर से संबंधित व्यक्ति बी के ठीक ऊपर रहता है, आर से संबंधित व्यक्ति बी के ठीक ऊपर रहता है। बेटा जो इमारत है ना, कंट्रीज है, कंट्रीज वो है पी क्यू आर एस टी, कंट्रीज के नेम है पी क्यू आर एस टी। आर से संबंधित व्यक्ति बी के ठीक ऊपर रहता है, यानी कि बी के ठीक ऊपर वो व्यक्ति रहता है जो कंट्री आर से बिलोंग करता है। बी और सी के बीच में 2 तल है। अब बेटा बी और सी के बीच में 2 तल है, सी ऊपर भी हो सकता है सी नीचे भी, तो 2 पॉसिबिलिटी बना लो। बी और सी के बीच में 2 तल है, तो एक बार तो मैं सी को नीचे ले लेता हूँ, है ना, और एक बार मैं सी को ऊपर ले लेता हूँ। बी और सी के बीच में 2 तल है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हमने अलग अलग बना ली। ए पी से नहीं है बेटा, जो ए है वो कंट्री पी से बिलोंग नहीं करता, ये हिंट है। हिंट में बेटा कहाँ लिखता हूँ? हिंट में यहाँ लिख लेता हूँ। ए जो है वो कंट्री पी से बिलोंग नहीं करता, ए कंट्री पी से बिलोंग नहीं करता। ए सी के ठीक ऊपर रहता है बेटा, सी के ठीक ऊपर कौन रहता है? ए। सी के ठीक ऊपर कौन रहता है? ए। सी के ठीक ऊपर ए रहता है। एस से संबंधित व्यक्ति ई से 2 तल नीचे रहता है, ई से 2 तल नीचे, और ई एफ के ठीक नीचे रहता है, और ई एफ के ठीक नीचे रहता है। देखो ये हिंट है, एफ के ठीक नीचे कौन रहता है? एफ के ठीक नीचे कौन रहता है? ई। एफ के ठीक नीचे कौन रहता है? ई। और एस से संबंधित व्यक्ति ई से 2 तल ऊपर, 2 तल नीचे रहता है, ई से 2 तल नीचे। ए जैसे ई 5वां है तो वो तीसरे नंबर पर रहता है, 5 4 3। ये किससे संबंधित है? एस से संबंधित व्यक्ति। तो ये भी हिंट मैंने साइड में लिख ली, ठीक है मेरे भाई। एफ ई, एफ ई दोनों एक साथ आएंगे। क्यू से संबंधित व्यक्ति डी के ठीक ऊपर रहता है बेटा, डी के ठीक ऊपर, ये भी हिंट है हमारे लिए। डी के ठीक ऊपर व्यक्ति वो रहता है जो कंट्री क्यू से बिलोंग करता है। टी से संबंधित व्यक्ति यू से संबंधित व्यक्ति के ऊपर रहता है, ओके, यानी कि जो टी वाला है वो यू के ऊपर रहता है, पर उस व्यक्ति के नीचे रहता है जो पी से संबंधित है बट पी के नीचे है। टी यू से ऊपर है बट पी के नीचे है, पी टी यू। अब भाई साहब बनाओ अपना क्वेश्चन, कैसे बनाओगे? यहाँ पर कितने लोग आ गए? 1 2 3 4 5। अब एक छठा व्यक्ति बचा, या तो छठा ऊपर आएगा या छठा नीचे आएगा। 1 2 3 4 5। अब एक छठा व्यक्ति बचा, या तो छठा ऊपर आएगा या छठा नीचे आएगा। ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ पर छठा नीचे नहीं आ सकता कभी, पूछो क्यों? क्योंकि फिर एफ और ई को मैं एक साथ नहीं बना सकता। अगर मैं छठे को नीचे कर दूंगा, हाँ जी, तो बेटा यहाँ पर ध्यान से समझो, जो यहाँ पे छठा व्यक्ति है वो कभी नीचे नहीं आ सकता। पूछो क्यों? क्योंकि फिर एफ और ई दोनों एक साथ नहीं आ सकते। बताओ एफ और ई को कहाँ लाओगे? इसलिए डेफिनेटली बेटा छठा व्यक्ति यहाँ पर आएगा, ताकि एफ और ई को हम एक साथ बना दें। चलो इसमें तो 6 के 6 आ गए। अब यहाँ पर आओ, छठा बेटा यहाँ पर, छठा बेटा कभी भी यहाँ नहीं आ सकता। पूछो क्यों? क्योंकि एफ और ई एक साथ यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि उनसे नीचे 2 व्यक्ति और चाहिए हमें, उनसे नीचे 2 और चाहिए। तो डेफिनेटली जो छठा व्यक्ति है वो यहाँ पर आएगा। तो बेटा ये भी 6 कंप्लीट हो गए, ये भी 6 कंप्लीट हो गए। अब ये वाली जो हिंट है ना, इसका यूज करो। कैसे यूज करोगे? एफ ई है ना, उससे नीचे किससे नीचे, ये कौन है? एस। तो बेटा एफ, एफ ई, और उससे नीचे पे कौन है? एस। मेरे भाई हाँ जी, हमने इस वाले पॉइंट को अच्छे से यूज कर लिया।
अब हम इस पॉइंट को यूज करें, ये वाला पॉइंट डी से ठीक ऊपर क्यू है, तो बेटा ये डी है, डी से ठीक ऊपर क्यू है, ये डी है और डी से ठीक ऊपर क्यू है, तो ये वाला पॉइंट भी यूज हो गया। चलो अब बेटा जो पी टी यू को एक साथ रखना है, तो पी टी यू एक साथ आ गए, और पी टी मतलब पी टी यू को इस क्रम में रखना है, ऊपर पी नीचे टी नीचे यू, और बेटा ए जो है वो पी से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत और ये पॉसिबिलिटी एकदम परफेक्ट। तो ये जो हमने फ्लोर पजल सॉल्व की है बेटा, इससे हमारे दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या पूछा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछा है, 21वां क्वेश्चन है कि यू के व्यक्ति से 3 तल ऊपर कौन रहता है। बेटा यू से 3 तल ऊपर, 1 2 3, इससे 3 तल ऊपर रहता है बी, यू से 3 तल ऊपर रहता है बी। अगला पॉइंट, उस व्यक्ति के ठीक ऊपर कौन रहता है जो टी से संबंधित है। बेटा जो टी से संबंधित है उस व्यक्ति के ठीक ऊपर कौन रहता है, जो टी से संबंधित है उस व्यक्ति के ठीक ऊपर कौन रहता है, जो टी से संबंधित है उस व्यक्ति के ऊपर डी एस रहते हैं, पर्सन फ्रॉम एस, पर्सन फ्रॉम एस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, स्टेटमेंट आर्गुमेंट। स्टेटमेंट आर्गुमेंट का क्वेश्चन है बेटा, ये बताओ कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रांग है। जो आर्गुमेंट स्ट्रांग है वही आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट स्ट्रांग है ना, वही सही माना जाएगा। क्या वयस्क शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम के ऊपर प्राथमिकता देनी चाहिए। शुड अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, शुड अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम बी गिवन प्रायोरिटी ओवर कंपल्सरी एजुकेशन प्रोग्राम। क्या अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम को है ना प्राथमिकता देनी चाहिए, किसके ऊपर प्राथमिकता देनी चाहिए, किसके ऊपर, अनिवार्य शिक्षा जो कार्यक्रम होते हैं। तो पहला है नो, नहीं, यह अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम की सफलता में सहायक होगी। तो बेटा अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम की सफलता में सहायक होगी, इसलिए हम अडल्ट एजुकेशन ना दें, ये बात तो बिल्कुल गलत है ना। अगर कंपल्सरी एजुकेशन प्रोग्राम है उसको सक्सेस मिल रही है तो उसमें अडल्ट एजुकेशन का कोई रोल नहीं, वो अलग सेगमेंट है। यस, दूसरा है यस इट विल हेल्प टू एलिमिनेट द अडल्ट इलिटरेसी, हाँ यह वयस्क अक्षरता को कम करने में सहायक है, ये बात एकदम 100% ट्रू है। तो जो ट्रू है वो सही है, यानी कि मतलब ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। बहुत स्पीड स्लो हो गई आज तो, हाँ थोड़ा सा प्रूफ रीड, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी। तो ये जो सेट था बेटा थोड़ा सा टफ सेट था। क्वेश्चन नंबर 24, हाँ जी, हमें देखो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग बना ही लोगे, मैट्रिक्स का क्वेश्चन कोड करना आता ही है। चलो इस क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं करा रहे, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन था 24वां क्वेश्चन, जिसको हम सॉल्व कर ही लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में, है ना, कॉज एंड इफेक्ट। बेटा हमें कारण और परिणाम पहचानना है, कौन सा कारण है और कौन सा उसका परिणाम है, कौन सा कारण है और कौन सा उसका परिणाम है। पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। मतलब एजुकेशन टूर जाने वाला है तो बहुत सारे स्टूडेंट ने खुद को एनरोल कर लिया। दूसरा है द स्कूल अथॉरिटी कैंसिल द एजुकेशनल टूर, भाई सब स्कूल अथॉरिटी ने एजुकेशनल टूर ही कैंसिल कर दिया। पहला था कि एजुकेशन टूर पे जाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने अपने नाम लिखवाए कि हमको एजुकेशनल टूर पे ले चलो, और दूसरा है कि मैनेजमेंट ने एजुकेशन टूर कैंसिल कर दिया। तो बेटा ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से नहीं हुई, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक दूसरे की वजह से तो हुई नहीं है। आज देखो क्लियरिटी थोड़ी सी कम हो गई है, पता नहीं क्या सेगमेंट है, एक बार कैमरे की सेटिंग को सही करवाते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा है क्वेश्चन, है ना। चलो एक बार सही करवा देंगे। इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉज, ये वाला ऑप्शन तो कभी बन ही नहीं सकता। तो इफ बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंट इफेक्ट, दोनों ही कथन स्वतंत्र प्रभाव है, स्वतंत्र प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 26 में क्वेश्चन करिए, फटाफट से बताओ बेटा गांव जिला राज्य में क्या रिलेशन है, गांव जिला राज्य में क्या रिलेशन है, गांव जिला राज्य में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 27, टीचर लेखक और गायक में क्या रिलेशन है, टीचर लेखक और गायक में क्या रिलेशन है। तो बेटा गांव आता है जिला के अंदर, जिला आता है राज्य के अंदर, गांव आता है जिला के अंदर, जिला आता है राज्य के अंदर, टीचर लेखक और गायक तीनों में बेटा सम का रिलेशन है, टीचर लेखक और गायक में तीनों में सम का रिलेशन है, तीनों में सम का रिलेशन है, ठीक है, तीनों में सम का रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, मिरर इमेज का क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, पास वाली पिक्चर पास दिखती है, दूर वाली पिक्चर दूर दिखती है। पास वाली 3 कैसे दिखेगा बेटा, इस पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, ऑप्शन एलिमिनेट करो, 0 स्टार बट 3 की आकृति गलत, यहाँ पे पहले 0 आएगा, पहले 0 आएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, 5:15 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, कितने डिग्री का कोण बनता है, 60h - 11m/2। और 5:15 की बात करें तो बेटा 5 आवर्स 15 मिनट्स, h की वैल्यू कितनी है 5, m की वैल्यू कितनी है 15/2, तो ये कितनी होगी 300, 11 5 55, 11 और 1 कम, 11 और 5 16/2, 10 - 5 5, 9 - 3 और 2 - 1 135/2, 2 6 12, 2 7 14, 67.5, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे अगर हम चलें तो ये इनकम्प्लीट ऑफ फिगर का क्वेश्चन है मेरे भाई, देखते ही सॉल्व हो जाएगा। इस कॉर्नर में ये बनना चाहिए, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज का जो पेपर था थोड़ा सा लेंदी, एक तो दूसरा की प्रूफ रीड ढंग से ना हो पाने की वजह से छोटी छोटी मिस्टेक थी एक दो क्वेश्चन में, जिसकी वजह से और तो कभी कभी एग्जाम में भी हमारे साथ यही होता है, सेम सिचुएशन यही फील करते हैं पेपर में कि कभी कभी एक तो ऊपर से पेपर लेंदी और दूसरा प्रिंटिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चंस भी पेपर में आ जाते हैं। सीजीएल में ये प्रॉब्लम आपको अक्सर देखने को मिलेगी, तो आप लोग इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसा होता है सीजीएल का कोई एक ऐसा सेट आ जाता है, एक तो वो खुद लेंदी होता है, दूसरा उस लेंदी सेट में भी एक या दो क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाते हैं, तो वहां पर उस सिचुएशन को हमें कैसे